प्लीज थोड़ा म्यूट पे रखिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन आज का। तो सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान करते हैं अपने अपने, क्योंकि गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि ओकल्ट के जो दाता हैं, जो देवता हैं, वो हमारे श्री गणेश जी हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। कुबेर एस्ट्रो सॉल्यूशंस मेरी कंपनी है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस और ओकल्ट स्टडीज में हम लोग आने आ गए हैं और आने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। astrovedang.com के नाम से मेरी वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है, जो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगी और काफ़ी चीज़ें नई लेके आ रही है। ये मैं अभी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगा। दूसरी वेबसाइट से अलग हटके होगी ये वेबसाइट। बहुत कुछ नया आपको देने वाला हूँ मैं, जिसके ऊपर काम चल रहा है। और आज हम जो इकट्ठे हुए हैं वो लॉन्जिविटी और सफरिंग्स के ऊपर बात करने के लिए 10 दिन का ये हमारा वर्कशॉप रहेगा। अब इस वर्कशॉप में हम क्या क्या करने वाले हैं, और लॉन्जिविटी और सफरिंग्स क्यों जरूरत पड़ी हमें, क्या जरूरत है इसकी। तो यहाँ पर शास्त्रों में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ स्पैन को एनालाइज करना एक्यूरेटली हमेशा से ही एक डिफिकल्ट टास्क रहा है सबके लिए। जितने भी स्कॉलर्स आज से पहले आए हैं, महान ज्योतिषी हुए हैं, उन्होंने मेहनत करके और इस कोड को डिकोड किया, इस सीक्रेट को उन्होंने डिकोड किया। परंतु अभी भी आप पिन पॉइंट तक पहुंच सकते हो मेहनत करके, है ना। तो क्या ये ऊपर वाले की मर्जी पे डिपेंड करता है कि हम कितना जिएंगे। कहते हैं ना प्रभु के हाथ में है, ये तो सब प्रभु के हाथ में है। परंतु जब आप ये 10 दिन का कोर्स कर लोगे ना, उसके बाद आपको लगेगा कि प्रभु ने तो पहले ही वो चीजें आपको डिसाइड करके ही ऊपर से भेजा है। आपके जीवन में जो मेजर इवेंट्स होने हैं और जो सफरिंग्स आपको मिलनी है, एज पर योर प्रीवियस बर्थ एक्यूमुलेशन, जो आपके कर्मास हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से वो दे दिया गया है लिख के। उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, एक एरिया है, वहीं से आपको वो सारी चीजें मिलनी है ना। केवल हमें उसको समझना है, देखना आना चाहिए। जैसे कि ट्विंस के मामले में हम देखते हैं कि एक तो बहुत जल्दी डेथ हो जाती है ट्विंस की, जबकि उनका टाइम में ज्यादा गैप नहीं होता, टाइम और बर्थ में छोटा सा डिफरेंस होता है ना। तो एक की डेस्टिनी कुछ और होती है, दूसरे की डेस्टिनी जल्दी खत्म हो जाती है ना। वहां पर भी हम देखेंगे कि क्या वो सफरिंग्स जो हैं वो उसके माता पिता के चार्ट में वो पहले से प्री डेस्टाइन थे, उन्हें ऐसा दुख मिलना ही था, लिखा हुआ था उनके भाग्य में, है ना। वो कहाँ से हम कोरिलेट करेंगे चीजों को, वो सब हम इस अपने वर्कशॉप में समझेंगे। इसमें कंटेंट जो हमने लिए हैं, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि लॉन्जिविटी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर किस टाइप की डेथ या सफरिंग्स हमें जीवन में या किसी के भी जीवन में उसे प्री डेस्टिन्ड है, मिलनी ही है ना। वो चीजें हम देखेंगे। बेसिक पैरामीटर क्या होते हैं किसी भी लॉन्जिविटी को एनालाइज करने के लिए, बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें डिविजनल चार्ट्स का क्या रोल है, और डेथ की नेचर कैसी होगी, प्लेस कौन सा होगा, और कारण क्या बनेगा मृत्यु का। ये भी आप बहुत ही इजी तरीके से किसी की भी कुंडली में डिविजनल चार्ट्स की मदद से एक ही नज़र में देखा जा सकता है। थोड़ा सा हमें इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 400 कुंडलियों पे काम किया, तब मैं आज इस लेवल पे आकर पहुंचा हूँ। तो जो सूत्र मैं आपको दूंगा वो मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं, शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है उनको फाइंड करके मैंने एक ट्यून करके कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स भी इस अपने कोर्स में इंक्लूड किए हैं। इवन जो भी यहाँ हम बात कर रहे हैं उन सबको मैं एग्जाम्पल चार्ट्स के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और समझाने का प्रयत्न करूंगा, है ना। आप थोड़ा सा भी काम करते हो 10 20 50 कुंडलियों पे, तो आप भी एक एक्यूरेट लेवल पे, एक मास्टर लेवल पे पहुंच सकते हो आसानी से। उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ने की या किताबें छानने की जरूरत नहीं है। वो सारी मेहनत मैंने पिछले बहुत टाइम से कर रहा था। ठीक है जी। उसके बाद प्लैनेट्स कौन से हैं, कार का कंसिडरेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्जिविटी, किस किस भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है इसका लॉन्जिविटी को, कौन से मेथड्स हमें दिए गए हैं शास्त्रों में, वो सारे मेथड्स कुछ
वैदिक से कुछ, जैमिनी से कुछ, यहाँ से कुछ वहां से, सारे इकट्ठे करके मैंने पिरो के यहाँ पे इस कोर्स में इंक्लूड किए हैं और आपको एग्जाम्पल चार्ट्स के माध्यम से समझाने का और देने का प्रयत्न किया है। इसके बाद हम दशा और ट्रांजिट की बात करेंगे। डेथ इन्फ्लिक्टिंग दशा कौन सी होती है और ट्रांजिट उसमें कैसे रोल प्ले करता है। अब बात आती है, किसी की बर्थ चार्ट ही नहीं है तो आप कैसे देखोगे उसका अच्छा बुरा समय, कैसे देख सकते हो, है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो चलो सब बच्चों के बर्थ वो होते हैं हमारे पास, टाइम वगैरह एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेट तो नहीं होते, मैं नहीं कहूंगा कि एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो बर्थ होते हैं वो हॉस्पिटल में बर्थ होते हैं और वहां पर क्या टाइम उन्होंने नोट किया है। तो उसके लिए हमें एक बीटीआर प्रोसेस भी होता है जो जो जरूर करना चाहिए। जो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि बीटीआर भी हमें करना आना चाहिए, है ना। स्पाउस, सिबलिंग और रिलेटिव्स, नियर रिलेटिव्स, फार रिलेटिव्स, इनको आप कैसे किसी की भी कुंडली से एनालाइज कर सकते हैं विद एग्जांपल चार्ट्स। तो जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था इस पे, मुझे बहुत शुरू से अपील करता था ये लॉन्जिविटी वाला टॉपिक जो था, है ना। तो मैंने बहुत ज़्यादा इस पे शास्त्रों को इकट्ठा किया, किताबें खरीदी, उनको पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ मुझे एक ग्रंथ है, उसके अंदर महर्षि अपने पराशर जी ने ये श्लोक जो है हमें दिया हुआ है। परम आयु परीक्षेत पश्चाद क्षण समाचरेत, आयुहीना नरो यस्य लक्षणे किन प्रयोजनम। तो इसका जब मतलब समझ में आया कि विद्वान ज्योतिषी को चाहिए कि कुंडली अध्ययन में सबसे पहले जातक की आयु का परीक्षण करें, तत्पश्चात अन्य शुभाशुभ योग आदि का विचार करें, क्योंकि यदि आयु ही नहीं होगी तो अन्य योगों के विचार से क्या लाभ। तो इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ एक घटना हो चुकी है, जो कि मेरा बहुत ही क्लोज एक लव्ड वन था। और किसी ज्योतिषी से उसने अपने मैरिज के बारे में ऐसे ही पूछा था, तो उन्होंने बताया कि फलां फलां समय में आपकी शादी हो जाएगी। और जिस दिन वो अपने लिए लड़की देखने जा रहा था, उसी दिन बेचारे की एक दुर्घटना में डेथ हो गई, और बड़ी पेनफुल डेथ थी। तो मुझे ये बात मालूम थी कि उसने किसी से कंसल्टेशन ली है और उसको शादी के लिए मतलब उन्होंने डेट भी दी है कि इस पीरियड में आपकी शादी हो जाएगी। तो वहां से मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि कैसे एक एस्ट्रोलॉजर बिना कोई चीजों को देखे और समझे और उसकी प्रिडिक्शन दे सकता है, या नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। तो वो भी एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कि बाकी चीजें तो ठीक है, हम लोग देख लेंगे, देखते भी हैं, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा फंसा हुआ वो कैसे निकलेगा, वो सब करवा लो। परंतु सबसे पहले हमें आयु का निर्धारण तो आना चाहिए ना करना, है ना। और शास्त्रों में बताया है कि जो डेथ है, केवल शरीर से प्राण निकलना ही नहीं है, वो तो आखिरी मृत्यु है। उससे पहले 7 तरह की मृत्यु बताई है शास्त्रों में। ये प्राशर होरा शास्त्र से मैंने ये अ, लिया है संदर्भ इसका। तो कंफ्यूजन में रहना, जो व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज कंफ्यूज रहता है, वो भी मृत्यु के समान माना गया है। और दूसरी तरीके का होता है जो शत्रु से घिरा रहता है, जो व्यक्ति हमेशा ही शत्रुओं से घिरा रहेगा, रहता है समाज में, वो भी मृत्यु तुल्य माना गया है। जो डर के माहौल में जी रहा है, किसी ना किसी भय में, किसी भी कारण से उसके मन में कोई डर है, कोई चिंता है, वो भी मृत्यु की श्रेणी में आता है। अब इसको आप मृत्यु तुल्य कष्ट ही बोल सकते हैं सबको, है ना। और ये कब कब जीवन में, किस किस के जीवन में कब कब आ सकते हैं, ये सब चीजें हम अपने वर्कशॉप में देखेंगे और इनको फाइंड आउट करेंगे। ह्यूमिलेटेड होते रहना समाज में, कहीं कहीं भी जाओ वहां पे आपको ह्यूमिलेशन देखने को मिले, है ना, वो भी एक डेथ लाइक सफरिंग ही है। नेगेटिविटी, सॉरो, हमेशा दुख में रहना, या हर वक्त ही उसको दुख मिलते रहना, किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का दुख हो सकता है। बच्चे की तरफ से दुख मिल सकता है, पत्नी की तरफ से दुख मिल सकता है, किसी क्लोज रिलेटिव की तरफ से दुख मिलता है, या अपने ही शरीर से दुख उसको मिलता रहता है, तो वो भी व्यक्ति मृत्यु तुल्य समान माना गया है, मृत्यु तुल्य कष्ट की श्रेणी में रखा गया है। डिसेबिलिटी अगर हो जाए, किसी व्यक्ति को फिजिकली हैंडीकैप हो जाए, या परिवार में कोई फिजिकली कोई हैंडीकैप हो जाता है, उसकी लाइक आप देखो कि उसकी देखभाल में ही आप लगे रहते हो, है ना, तो ऐसा जो फिजिकली डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वो भी व्यक्ति मृत्यु तुल्य माना गया है, उसको कष्ट की श्रेणी में रखा गया है। हर जगह इंसल्ट होना,
बार बार कहीं भी आप जाते हो समाज में, बिरादरी में, है ना, कहीं भी फंक्शन वगैरह में, वहां आपको अगर इंसल्ट किसी भी वजह से, अपनी वजह से या अपने बच्चों की वजह से या किसी और कारण की वजह से, इन चीजों को भी हम समझेंगे कि कैसे कैसे इंसल्ट मिल सकती हैं अपनी वर्कशॉप में। बाकी मैंने आपको बताया है कि 14 प्रकार की जो मृत्यु हैं, ये अंगद जी ने रावण के दरबार में अ, इसका बखान किया था। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवित शब सब 14 प्राणी। तो उन्होंने ये 14 तरह की एक मृत व्यक्ति बताए थे कि कैसे कैसे हो सकते हैं। ये हम अपने उसमें वर्कशॉप में इसको पढ़ेंगे अच्छे से और इनके ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको पीडीएफ में भी ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बेसिक पैरामीटर की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हाउसेस। मृत्यु में या मृत्यु तुल्य कष्ट में कौन कौन से हाउसेस क्या क्या रोल प्ले करते हैं। आयुष भाव, आयुष कारक भाव कौन से हैं, मृत्यु कारक भाव कौन से हैं, रोग कारक भाव कौन से हैं, सीवियर रोग जिसको कि आप क्रोनिक डिसीज बोलते हो, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। उसके बाद प्लैनेट्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, कौन से प्लैनेट आपको आयु देते हैं, आपकी आयु के लिए अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट आपकी आयु के लिए अच्छे नहीं हैं या आपको कष्ट देने के लिए ही आए हैं। ये ना केवल D1 चार्ट में, अपितु D1, D9, D12, D3 और D8 में हम इसको, और D16 में भी हम इसको एनालाइज करेंगे। ये सारे चार्ट्स में डिस्कस करने वाला हूँ इस वर्कशॉप में। उसके बाद हमारा सिग्निफिकेटर कारक ऑफ लॉन्जिविटी का क्या रोल होता है लॉन्जिविटी में, उसको कैसे हमने उसकी स्ट्रेंथ को कैसे देखना है, उस स्ट्रेंथ से हमें कैसे पता लगेगा कि जातक की आयु कितनी है या इसको किस नेचर का जीवन ये जीने वाला है। एज वेल एज डिविजनल चार्ट्स, डिविजनल चार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, है ना। अब यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ में कारण कैसे पकड़ा जा सकता है, हमें कैसे पता लगेगा कि यार किसी व्यक्ति की किन कारणों से मृत्यु होगी। तो उसमें सबसे पहले प्लैनेट्स का रोल देखेंगे हम, राशियों का, भावों का, डिविजनल चार्ट्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तीन चीजें आती हैं, वो है 22वां दरेशकांड, 64वां नवांश और 85वां द्वादशांश। आप लोग, जो लोग जानते हैं उन्हें तो पता है, जिनको नहीं पता है तो मैं ये चीजें भी डिफाइन करूंगा आपको कि जैसे हमारा 22वां दरेशकांड D3 चार्ट का अष्टम भाव का जो स्वामी होता है, जैसे ये D3 चार्ट है आपके सामने, इसका अष्टम भाव का स्वामी जैसे यहाँ पर शुक्र बनता है, वो हमारा 22वां दरेशकांड कहलाता है। ऐसे ही 64वां नवमांश D9 चार्ट में जहां पर आपका मून बैठा है, जहां भी मून प्लेस्ड है, मून से चतुर्थ भाव का स्वामी, लाइक यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र बनता है, तो ये आपका 64वां नवमांश बन जाता है। इसी तरीके से D12 में द्वादशांश चार्ट जो पेरेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, उसके अष्टम भाव का लॉर्ड और अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट 85th द्वादशांश बनते हैं और इनका भी मृत्यु के कारणों में बहुत बड़ा रोल होता है। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी जातक की मृत्यु का कारण क्या बनेगा। ऐसे ही यहां पर आपने देखा D3 में अष्टम भाव का स्वामी और अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट भी 22वां दरेशकांड बन जाता है। उसका भी रोल हम देखेंगे अलग अलग चार्ट्स में। ऐसे ही हम प्लेस का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी जातक की जो डेथ होगी वो कहाँ होगी, क्या वो अपने बर्थ प्लेस पे या ट्रैवलिंग के दौरान, है ना, या विदेश में होगी, जन्म स्थान से दूर होगी। ये भी बड़ी आसानी से हम साइंस के द्वारा मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूअल कहाँ देखना है आपको, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा विद एग्जांपल चार्ट्स, कि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस जातक की मृत्यु का स्थान कौन सा होगा और कौन कौन से डिविजनल चार्ट्स में देखना है। ये भी आपको बड़ी क्लियरली एग्जांपल चार्ट्स के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूँ। एक नहीं, काफी एग्जांपल चार्ट हम लेने वाले हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी बात नेचर ऑफ डेथ की। यहां तुमने पढ़ लिया कॉज ऑफ डेथ, कारण क्या बनेगा।
है ना। यहाँ पर हमने प्लेस देख लिया। अब नेचर कैसी होगी उसकी, क्या नेचुरल डेथ होगी, व्यक्ति के भाग्य में नेचुरल डेथ लिखी है, अननेचुरल लिखी है, पीसफुल है या वायलेंट है। अब वायलेंट आप समझते हो, है ना। जैसे अभी पीछे दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे नांगलोई में एक यंग गर्ल को एक कार ने काफी किलोमीटर तक ड्रैग किया था और उसकी डेथ हो गई थी इवेंचुअली। तो इस तरीके की, जैसे एक निर्भया कांड हमारे यहाँ दिल्ली में, बड़ा अनफॉर्चुनेट कांड था, सबको मालूम है उसके बारे में। बड़ी यंग एज में ही उसके साथ बहुत ज्यादा वायलेंट मिसहैपनिंग हुई थी। तो क्या इन चीजों को हम पहले कुंडली में देख सकते हैं? हमारे पास जो भी कुंडली आती है कंसिडरेशन के लिए, कोई भी आया है, तो क्या हम इन चीजों को कितने सूत्र लगा के देख सकते हैं? कितनी किताबें हमें पढ़नी पड़ेंगी? बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं आपको ऐसे ऐसे सूत्र दूंगा। सूत्र क्या है मतलब, ऐसे ऐसे इंडिकेशन आपको मैं देने वाला हूँ, इसमें बहुत क्लियर कट और बहुत इजी मेथड दूंगा, जिससे आपको एक नजर में पता लग जाएगा कि इस जातक की जो हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी, पहली नजर में ही। इसी तरीके से एक्सीडेंट डेथ होती है, जैसे आपने देखा मर्डर हो जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो पहले तो हम इन चीजों को हमें पता ही नहीं है, हम देख ही नहीं पाते, हमें देखना ही नहीं आता। और जब हो जाती है फिर हम उसका क्या करते हैं, फिर हम ऑपरेशन करते हैं उसका। मोस्टली क्या होता है, टीचर्स आपको ऑपरेशन करना सिखाते हैं, है ना, पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप एक ही नज़र में दो तीन डिविजनल चार्ट्स के अंदर नज़र मार के आप व्यक्ति के नेचर ऑफ डेथ को प्रिडिक्ट कर सकते हो, और एक्यूरेट होगा वो आपका प्रिडिक्शन। कैपिटल पनिशमेंट, पॉलिटिकल डेथ कैसे हो सकती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डेथ है या मेडिकल नेग्लिजेंस डेथ लिखा हुआ है कुंडली में होना है ना, वो आप पहले से देख सकते हो। कोई ड्रॉनिंग, हाइट से गिर गया, है ना, इंटॉक्सिकेशन, ज्यादा पीने से भी देखते हो आप डेथ हो जाया करती है। फायर बर्न हो जाता है, या किसी का टॉर्चर हो जाता है, जैसे टॉर्चर की बात मैंने की निर्भया कांड में। इस तरीके से टॉर्चर में और वायलेंट में कितना डिफरेंस है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, वो सारे कारक मैं आपको समझाऊंगा। स्टैब्ड हो गया या शॉर्ट डेड हो गया। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक चीज पाई जब मैं शास्त्र पढ़ रहा था, इन परसुएशन टू सॉल्वेशन, इसका भी जिक्र हमारे शास्त्रों में किया है। मोक्ष की चाह में व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो जब ये मैंने पढ़ा इसको और इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ऐसा कोई चार्ट मिला नहीं अपने सर्कल में, अपने आसपास जानकारी में। लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत करने के बाद एक कुंडली मुझे मिली है, उस पर मैंने इसको देखा लगा के, तो ये शास्त्रों में जो दिया है बिल्कुल एक्यूरेट पाया मैंने वहाँ पे। ये भी मैं आपके साथ चार्ट जो है, बर्थ डिटेल और चार्ट पूरा फाइंडिंग्स शेयर करने वाला हूँ। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्जिविटी, आयु का निर्धारण कैसे करें, मतलब कितने पार्ट्स में इसको बांटा गया है। तो यहाँ पे शास्त्रों में हमें, अलग अलग शास्त्रों में, जैसे पराशरी में और जैमिनी में थोड़ा सा मतभेद है इन चीजों पे, पर फिर भी एक, जो हमारे स्कॉलर्स बाद में आए उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च के माध्यम से हमें अपनी फाइंडिंग्स जो दी हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो फाइनलाइज किया है, और मैंने भी जो पाया है, कि 0 से लेकर 12 साल तक की उम्र को बालारिस्ट योग के माना जाता है। ऐसे ही 12 से लेकर 32 साल तक हम अल्पायु योग मानते हैं, है ना। क्लासिफाइड है ये, मतलब क्लासिफिकेशन किया है इसका, एक जस्ट अपने रेफरेंस के लिए। मध्य आयु हमारी होती है 33 टिल 64, और पूर्ण आयु को रखा गया है 65 साल से 100 साल की उम्र के बीच में। यदि कोई व्यक्ति की आयु है तो उसको पूर्ण आयु माना जाता है, समझा जाता है। परंतु इन दोनों विधियों में ना, पराशरी में और जैमिनी में थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं। कुछ वेरिएशंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें एक पराशरी में हमें अ, अल्पायु, मध्यायु, पूर्ण आयु के बाद एक परिपूर्ण आयु का भी सुझाव दिया है, का उल्लेख मिलता है हमारे को पराशरी में, मृत प्राशर होरा शास्त्र में। तो ये क्या चीज है और ये इसका बेसिस क्या है? मोस्टली इसका मैं बता देता हूँ आपको, ज्यादा लंबा चौड़ा बेसिस नहीं है। ये सैटर्न के साइकिल, जो सैटर्न का साइकिल है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स का इसका साइकिल होता है।
शनि एक राशि से चल के जब वापस उसी राशि में गोचर करते हैं तो लगभग 30 साल का समय उनको लगता है। मान लीजिए किसी के शनि यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, जन्म जन्म के समय पे, जब वो पूरा साइकिल यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ जाते हैं तो एक साइकिल उनका पूरा हो जाता है, विच टेक अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, महर्षि पराशर हैज गिवन अस द कंसेप्ट ऑफ परिपूर्ण आयु। इसीलिए उन्होंने जो ये अपना दशा सिस्टम बनाया है, विंशोत्तरी दशा, वो 120 सालों की बनाई है। पहला साइकिल 0 से 30 ईयर्स, दूसरा साइकिल 30 to 60 ईयर्स, थर्ड साइकिल पार कर लेता है, ये कंप्लीट कर लेता है 90 ईयर्स, और फोर्थ साइकिल इसका 90 till 120 ईयर्स का। और जो ये आखिरी वाला है ना, 90 to 120, इसको उन्होंने परिपूर्ण आयु का दर्जा दिया है ना। और जनरली देखा भी ये गया है कि जब भी सैटर्न का गोचर अगर अल्पायु योग है तो व्यक्ति पहली साइकिल में ही डेथ पॉसिबल होती है। और मध्य आयु में मोस्टली देखा गया है एग्जाम्पल्स में कि जातक जो है शनि के दूसरे साइकिल में ही डेथ जो है वो घटित हो जाती है ना। और तीसरे साइकिल, जैसे कहते हैं ना, तीसरी साढ़े तो बहुत नसीबों वाला देखता है, तो साढ़े थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, और ये साइकिल थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। परंतु चूंकि सैटर्न जो है, सैटर्न नैसर्गिक कारक भी है, सैटर्न जो है वो नैसर्गिक कारक है आयु के, है ना। तो इसलिए सैटर्न का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कुंडली में, बीइंग नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ लॉन्जिविटी। तो इसको भी हम समझेंगे कि ये साइकिल क्या है, और कैसे कैसे हम केवल साइकिल को देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस स्पैन में जाने वाला है। और इनको फाइंड करने के लिए, अल्पायु, मध्यायु, पूर्णायु, इनको फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से सूत्राज हैं जो कि आप फर्स्ट टेंस में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जातक अल्पायु योग लेके आया है कुंडली में, मध्यायु है, या पूर्णायु योग में आता है ना। ये बहुत इजी आपको फिर लगेगा जब आप सूत्र समझ लोगे। एग्जाम्पल चार्ट के साथ करने वाले हैं इसको हम। अब मान लीजिए किसी का आपने फाइंड आउट कर लिया मध्यायु है ना, सूत्र के अनुसार आपने निकाल लिया 33 से 64 साल। तो 33 से 64 में आप ये देखो 32 साल का, 31-32 साल का वेरिएशन है। अब इतना बड़ा वेरिएशन है, इसमें आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि ये जातक कितना एंजॉय करने वाला है? क्या ये मैक्सिमम स्पैन एंजॉय करेगा? आप विल ही रीच 64, और इन बिटवीन ही उसका काम हो जाएगा, है ना। तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके लिए हमारे को शास्त्रों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से कुछ पद्धतियां दी हैं, जिनमें सबसे पहली पद्धति है पिंडायु मेथड। पिंडायु के 3 वेरिएशन है हमारे पास, निसर्गायु, जीवायु और बद्रायन मेथड। ये पिंडायु के ही कुछ वेरिएशंस हैं, इसमें कुछ चीजें इसमें बदल जाती हैं, परंतु दिस आर पार्ट्स ऑफ ओनली पिंडायु मेथड। इसके बाद एक दूसरी पद्धति हमें दी गई है अम्सायु, है ना। इसी तरीके से अष्टक वर्गा के अंदर भी हमें 2 मेथड दिए हैं, भिन्नाष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग। अब ये पिंडायु क्या होता है? और ये इतनी सारी पद्धतियां दी हैं तो एक कंफ्यूजन वाली स्टेट हो जाती है कि यार 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद्धतियां हैं हमारे पास, है ना। अब इस 7 पद्धतियों में हम कौन सी पद्धति किस चार्ट पे लगाएंगे, और वहां पर वो एक्यूरेटली 100% रिजल्ट आउटपुट देगी, वो चीजें जब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में, इन सारी पद्धतियों को, तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको चार्ट के अंदर एक्स कॉम्बिनेशन देखना है तो आपकी ये पद्धति अप्लाई होगी, अगर वाई कॉम्बिनेशन मिलता है तो ये पद्धति अप्लाई होगी, है ना। और वहां पर आप ये पद्धति लगाओगे तो आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट आएंगे, 100% आएंगे। बट जो भी रिजल्ट आएंगे, दोज विल बी विद अ वेरिएशन ऑफ 2 to 4% ऑफ द एक्चुअल, जो एक्चुअल लॉन्जिविटी है। आप 2 से 4% के वेरिएशन
तक इस इन पद्धतियों से पहुंच सकते हो। ये पद्धतियां अप्लाई करके मान लीजिए किसी व्यक्ति की ने एंजॉय किया है 64 साल की उम्र, है ना, तो इसका 2% यदि आप मानते हो तो तकरीबन साल 1.5 साल के आसपास उसकी लॉन्जिविटी, आप इनमें से ही जो भी मेथड अप्लाई होगा उसके चार्ट पर, उसके आसपास आप पहुंच जाते हो साल सवा साल के वेरिएशन के अंदर अंदर। साल से 1.5 साल, 1 साल से 1 साल और 6 महीने के आसपास आप इजीली पहुंच सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट उसको और नैरो डाउन कैसे करना है, उसकी मंथ और डे तक कैसे पहुंचना है, ये भी मैं आपको दशा और ट्रांजिट के द्वारा दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आप कौन सी दशा को फाइनल कर सकते हो, महादशा कौन सी आप पकड़ सकते हो जो डेडली होगी, उसमें अंतरदशा किस प्लेनेट की आप सिलेक्ट कर सकते हो, और प्रत्यंतर दशा में ये तीनों आपको सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जाते हो सीधा ट्रांजिट के ऊपर। ट्रांजिट जब आप लगाते हो तो आप उसकी डेट तक भी पहुंच सकते हो थोड़ी मेहनत करके। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी की डेट निकाल ली और जैसे अभी बात कर रहे थे हम, और उसको डराना शुरू कर दिया या उनको बेचारों को ट्रॉमा में चले गए सारे ही, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, परंतु बीइंग एस्ट्रोलॉजर आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों तक आप कैसे पहुंच सकते हो डेथ के मामले में, एज वेल एज। अब इसमें हमने जो बात की थी सफरिंग में, सफरिंग्स में भी मैं आपको 20 सेंसिटिव पॉइंट निकालना सिखाऊंगा। कुंडली के अंदर 20 मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालने हैं, और वहां पर दशा का और मेनली गोचर का क्या रोल होगा। वो गोचर जो होगा, आपको केवल गोचर देखना है वहां पे, है ना। दशा चाहे उसकी कुछ भी चल रही हो, किसी भी प्लेनेट की चल रही हो, राजयोग कारक प्लेनेट की दशा चल रही है, मैं कह रहा हूँ, है ना। वो तो जोशी तो कह रहा है जी बहुत बढ़िया समय रहेगा जी, आप तो राजा बनोगे इस पीरियड में, तो आपको तो भाई साहब देखने की जरूरत ही नहीं है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पता लगा उसका एक्सीडेंट हो गया, बेचारा बिस्तर पे पड़ गया। तो जब आप ये सेंसिटिव नेचर निकालने पॉइंट्स निकालना सीख जाओगे ना, इन सेंसिटिव पॉइंट्स में आपको जब ट्रांजिट का आप उसमें एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि उसको किस नेचर की पीड़ा मिलने वाली है, वेदर इट इज फाइनेंशियल फ्रंट या डोमेस्टिक फ्रंट में, या आपके रिलेशनशिप फ्रंट से उसको पीड़ा आएगी, या उसके वर्क प्लेस से आएगी, उसका बिजनेस ठप हो जाएगा, कोई उसका बिजनेस लूट लेगा, दुकान में आग लग जाएगी, या ऐसा भी कुछ मिस हैपनिंग उसके चार्ट में प्री डेस्टिन्ड है। ये चीजें आप तब समझोगे जब आपके सामने ये सेंसिटिव पॉइंट आपको निकालने आ जाएंगे, और उसके बाद आप इस पे जब ट्रांजिट लगा के देखोगे आगे पीछे करके। आपने शायद मेरी उसमें वीडियो में देखा भी होगा, एग्जाम्पल में मैंने वहाँ एक वीडियो में जिक्र भी किया है। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें ट्रांजिट को लगा के एग्जाम्पल चार्ट्स के माध्यम से हम लोग इनको सीखने वाले हैं, और आप खुद ये चीजें सेंसिटिव पॉइंट्स निकालोगे अपने आप से। फिर इसमें दशाओं को हम बड़े अच्छे से समझेंगे, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कौन कौन सी महादशा को आप नैरो डाउन कर सकते हो सफरिंग्स के लिए और डेथ के लिए, कौन से प्लेनेट की अंतरदशा में ऐसा होने वाला है, और प्रत्यंतर दशा में कौन से प्लेनेट को आप सिलेक्ट करोगे। अब हमारे पास प्लेनेट तो 9 है, 7+2, है ना। इनमें से अब कौन सा प्लेनेट है किसकी महादशा में कोई मेजर इवेंट होने वाला है ना, और अंतरदशा में कौन सा प्लेनेट आएगा तब वो देगा, और प्रत्यंतर दशा का लॉर्ड कौन सा होगा उस वक्त, और फाइनल स्टैम्प तो हमारी ट्रांजिट लगाएगा उसके ऊपर, है ना। तो ट्रांजिट को हम आगे समझेंगे। ऐसे ही हमें छिद्र प्लैनेट निकालने सीखेंगे, छिद्र प्लैनेट कौन से होते हैं, उनका रोल क्या होता है सफरिंग्स में और डेथ में। अ, नक्षत्र कौन से होते हैं, जैसे नवतारा चक्र आपने पढ़ा होगा सबने, पढ़ा है किसी ने नवतारा चक्र? नवतारा जी चक्र सर मालूम है पढ़ा। किसी को? हाँ सर मालूम। हाँ जी, तो जैसे थर्ड नवतारा फिफ्थ चक्र मंथ हमने को पढ़ा पढ़ा। ना,
3, 5 और 7 है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे अच्छे नहीं होते। इनका क्या हम्म। रोल होता है? 3 क्या करेगा, 5 क्या करेगा और 7 क्या कर सकता है? जरूरी नहीं कि 7 डेथ है, अगर सातवां वध है तो यही मारेगा, ऐसा नहीं है। जन्म तारा भी मार देता है। पहला भी इक्वली डेडली हो सकता है। वो कैसे होगा, उसको हम कैसे नैरो डाउन करेंगे? जब हम छिद्र प्लैनेट निकालेंगे, छिद्र प्लैनेट्स देखेंगे, तब हमें पता लगेगा कि हमारा जो लग्नेश है वही मारक है। लग्नेश की महादशा चल रही है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। हो सकता है ऐसा, लेकिन हो जाती है। या उसके अपना जन्म तारे से ही गुजर रहा है कोई प्लेनेट, और डेथ हो गई उसकी। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। फिर एक टर्मिनोलॉजी आती है मृत्यु भाग। मृत्यु भाग बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेथ और डेथ डेथ लाइक सफरिंग के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपनी एक वीडियो में आपको दिया भी है यूट्यूब पे। बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मृत्यु भाग तो सबको मालूम है, लेकिन मृत्यु बिंदु निकालना शायद मेरे ख्याल से किसी ने सुना भी नहीं होगा। ये बहुत ही यूनिक फीचर है। मृत्यु बिंदु कैसे निकाला जाता है? मृत्यु में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब भी मृत्यु बिंदु आपके चार्ट में एक्स पॉइंट पे, या किसी के चार्ट में एक्स पॉइंट पे मृत्यु बिंदु निकल आता है, उसके ऊपर शनि का गोचर हो जाए, या उसके ट्राइन से कनेक्टिविटी हो जाए, है ना, ये ट्राइन हो गया ना, ट्राइन से हो गया, या उससे जो उसकी दृष्टि संबंध है, तीसरी दृष्टि पड़ जाए, 10वीं दृष्टि पड़ जाए, 7वीं दृष्टि पड़ जाए, है ना, तो व्यक्ति की 100% डेथ का समय आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मृत्यु बिंदु। ये कैसे निकलता है ये मैं आपको निकालना, और निकलवा के आपसे आप खुद निकालोगे इसको। और 99% केसेस में मैंने देखा है ये मृत्यु बिंदु जो है ये काम करती है डेथ के मामले में। यहां पर व्यक्ति की डेथ हो जाती है। शनि के गोचर से इसको हम पकड़ेंगे, मृत्यु बिंदु निकाल के, और उसका ट्रांजिट देखेंगे सबसे पहले। उसके ट्राइन में कनेक्टिविटी, या उसके मृत्यु बिंदु के बिल्कुल ऊपर से, या पीएसी मेथड, पॉजिटिव, आस्पेक्टेड और कंजंक्टेड, है ना। तो आस्पेक्ट अगर डाल रहा है मान लो, तीसरा, 7वां और 10वां, 3 आस्पेक्ट होते हैं सैटर्न के पास, तो वहां आपको उसकी डेथ दिखाई दे जाएगी, बशर्ते कि उसकी लॉन्जिविटी पहले आप कंसीडर कर लोगे। एक एक्स पॉइंट ले आओगे, मान लो कि आपने मध्यायु की बात की थी, है ना। तो मध्यायु का कितना स्लैब था हमारा, 33 से 64 तक का। मान लो आपने उसकी आयु निकाली है 52.6, है ना। तो 52.6 के आसपास जब आप उसका सैटर्न का ट्रांजिट देखते हो, तो जहां पर भी सैटर्न का ट्रांजिट इस मृत्यु बिंदु के साथ होता है, इन, या तो ट्राइन में आ जाए, या इसके ऊपर गोचर कर रहा हो इसी बिंदु के, है ना, या इसको दृष्टि डाल रहा हो तीसरी, 7वीं, 10वीं, तो वहां पर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये जातक जो है इसकी डेथ इस पीरियड से इस पीरियड के अंदर होने वाली है। यानी कि मोस्टली यहाँ पे क्या निकलता है मृत्यु बिंदु में, एक कॉन्स्टलेशन निकलता है। कॉन्स्टलेशन होता है हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का, है ना। तो शनि का गोचर जो होगा उसके अंदर 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर, है ना, वो आप देख सकते हो। और यहाँ से 6 महीने को भी आप और ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हो। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल चार्ट हम लेंगे इसमें। अब इसके बाद बात आती है उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? ग्रह तो सबको पता है, उपग्रह क्या होते हैं मालूम है किसी को? पढ़े हैं किसी ने उपग्रह? चार्लोट। हाँ सर जी, मंदी, मंदी। हाँ जी। देखिए 7 सर उपग्रह होते गुलिका हैं। मंडी ये सब ना सर। हाँ जी, हाँ जी, गुलिक, उल्का मंदी। जी। गुलिक मांदी, हाँ सर। है ना। गुलिक मांदी का तो बहुत भयंकर रोल होता है डेथ लाइक सफरिंग में, और आपकी मृत्यु के कारण में। मृत्यु का कारण मांदी बताती है आपको। एक झटके में आप मांदी को देख के बता सकते हो कि आदमी की डेथ कैसे होगी। वो कौन से डिविजनल चार्ट में देखना है ये आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। उसके अलावा धूम, व्यतिपात, परिवेश, उपकेतु, है ना, ऐसे करके हमारे 7 उप प्लैनेट होते हैं।
गुलिक मांदी को मिला के। डेथ लाइक सफरिंग में इनका बहुत जबरदस्त रोल होता है। गुलिक मांदी का तो मृत्यु के कारण में रोल देखा गया है बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन सफरिंग में तो है ही है। और इनका भी सफरिंग के अंदर बहुत ज्यादा रोल होता है, कैसे कैसे नेचर की सफरिंग ये देते हैं। मोस्टली सॉफ्टवेयर तो आपको दिखाते ही नहीं है ये, लेकिन आप जे होरा में भी आप इनको देख सकते हो। जे ओरा में क्लियर आता है ये सब डिटेल्स। हाँ जी, हाँ जी, आता है जी। बिल्कुल। और आप उसमें भी देख सकते हो अपना प्रास्टर लाइट वगैरह में भी एक्यूरेट निकलते हैं वहां पे, है ना। हम्म। इनका रोल क्या होता है डेथ लाइफ सफरिंग में, ये हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, विंशोत्तरी दशा तो सबको मालूम है, अच्छा, बहुत अच्छी सिस्टम है। लेकिन इसके साथ साथ एक जैमिनी ऋषि ने हमें एनएसडी दी है, निरंशूल दशा। ये पढ़ी है किसी ने? जैमिनी पढ़ी है किसी ने? सर मुझे थोड़ी आती है, बट ये स्थूल दशा मैंने अभी नहीं पढ़ी है, मुझे सर कंप्लीट नहीं दशा, ये थर्ड थर्ड लॉर्ड होता है ना सर, उसका जो, हेलो। मैं चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, जैसे हमें विंशोत्तरी दशा दी है, हमारे लाइफ के सारे इवेंट्स को हम लोग यहाँ से एनालाइज करते हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा है, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा है, कैसे कैसे नेचर के रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे ही महर्षि जैमिनी ने बहुत अच्छा काम किया है डेथ के ऊपर और लॉन्जिविटी के ऊपर, है ना। तो जैमिनी जो है एक बहुत अच्छा टूल है हमारे पास। उसमें इन्होंने एनएसडी, जिसको कि राशि दशा भी बोलते हैं, ये राशि दशा स्पेसिफिकली आपकी सेल्फ डेथ और डेथ ऑफ नियर वंस, आपके जो भी नियर वंस हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके स्पाउस हैं, जो भी है, मतलब उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब बहुत क्लियरली हमारे को दिखाती है चीजों को, केवल हमें पढ़ना आना चाहिए, हमें ज्यादा भटकना नहीं पड़ता, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल वे में हमारे को दिखा देती है कि व्यक्ति की खुद कब डेथ हो सकती है। ये मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट से दिखाऊंगा, है ना, कि कौन सी राशि की दशा चल रही थी और व्यक्ति की डेथ हो गई, या वहां पे प्रोबेबिलिटी थी डेथ होने की। और नियर वंस की डेथ को हम कैसे इस राशि दशा एनएसडी के द्वारा हम देख सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल चार्ट में। बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट मैंने इसमें लिए हैं, तो 400 कुंडलियों पर काम किया है मैंने। तो मैंने कोशिश की है जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने इस चार्ट इसमें देने की कोशिश की है आपको। इसके बाद हमारे आते हैं मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट, जो मैंने पहले बात की थी पीछे। ये 20 मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट्स मैं देने वाला हूँ, जो कि आप खुद फाइंड आउट करोगे किसी के भी चार्ट में, और वहां से आने वाले ट्रांजिट पे ट्रांजिट लगाकर उसके जीवन में किस तरह की नेचर ऑफ सफरिंग्स, कैसी सफरिंग उसको मिलने वाली है, ये आप पहले से ही उसकी प्रिडिक्शन तैयार कर दोगे बहुत आसानी से। केवल आपको पॉइंट पता होने चाहिए, पॉइंट निकालने आ गए, और आ ही जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, है ना। तो समझ लोगे आप आराम से। तो उसके नियर फ्यूचर में या फार फ्यूचर में कौन सी सफरिंग भविष्य में उसके भाग्य में लिखी हुई हैं, वो आप पहले से देख सकते हो और देख लोगे, है ना। पर देख के डराओगे नहीं यार उसको। उसको बोल दोगे यार ठीक है, तू पूजा पाठ कर ले, है ना, ये पूजा करा ले, वो पूजा करा ले, जो प्लेनेट होगा उसके हिसाब से। रेमेडी भी आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा प्लैनेट्स की रेमेडी क्या क्या, है ना, हमें करनी चाहिए। वैसे तो आप सब लोग ज्ञानी हो, एस्ट्रोलॉजर ही हो, आप सारे पढ़े लिखे हो, जिनको नहीं पता फिर भी मैं आपको रेमेडीज वगैरह दे दूंगा उसमें। ऐसे ही हमारा ट्रांजिट का क्या रोल होता है, उसमें महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा में हम कैसे उसको लगाएंगे। सैटर्न और जुपिटर किसी भी लाइफ के किसी भी इवेंट को, जैसे आपने मैरिज भी पढ़ा होगा, आपने चाइल्ड बर्थ भी पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो हम डबल ट्रांजिट की बात करते हैं। ऐसे ही डेथ में और डेथ लाइक सफरिंग में डबल ट्रांजिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सैटर्न जो होता है वो किसी भी एमएपी में जब तक अपनी परमिशन नहीं देता इवेंट हो नहीं सकता, उसके ऊपर फाइनल स्टैंपिंग हमारे बृहस्पति देव लगाते हैं। तो इन दोनों की परमिशन के बिना कोई भी इवेंट नहीं होता। ये हम इसको भी देखेंगे डिटेल में, इनका ट्रांजिट कैसे हमें सफरिंग्स में, डेथ लाइक सफरिंग्स में और डेथ में काम करता है। इनकी परमिशन के बिना कोई इवेंट नहीं होता, है ना। एंड अदर सीक्रेट्स, हाउ टू एनालाइज लॉन्जिविटी विदाउट हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप ही नहीं है किसी का, मान लो किसी
कहते जी मेरी माता जी बहुत बीमार हैं, बताओ जी बचेंगी नहीं बचेंगी। आप कहते हो जी कुंडली लाओ। अब कुंडली तो बेचारे के पास है नहीं, क्यों माता जी उस टाइम पता नहीं 80 साल उम्र है या 70 साल उम्र है, उस वक्त तो कुंडली वगैरह लोग बहुत कम प्रिविलेज था लोगों के पास, है ना। राज परिवार में ये फैसिलिटी थी। ज्योतिषी इतने हुआ नहीं करते थे और इतनी महंगी होती, लोग जरूरत भी नहीं समझते थे। तो बिना होरोस्कोप के आप कैसे किसी की सफरिंग्स को, डेथ लाइक सफरिंग को, डेथ को देख सकते हो? अपार्ट फ्रॉम दैट, हु विल डाई फर्स्ट? आपके भाग्य में आपके स्पाउस का कितना सुख है? सुख है मतलब कि सुख है इसका मतलब आप पहले जाओगे, है ना। कहते हैं ना वो स्त्रियां कहती है हम तो सुहागन जाना चाहती हैं। अब भैया कुंडली में देख लो, आप सुहागन जाओगे या विधवा जाओगे, तो आपकी कुंडली बताएगी, है ना। तो ये भी आप कुंडली में देख सकते हो। ऐसे ही आप अपने सिबलिंग के बारे में एक ही नज़र में देख सकते हो कि आपके जीवन में आपके छोटे भाई बहन या आपसे बड़े भाई बहन आपसे पहले जाएंगे या आप सबसे पहले जाओगे। लाइकवाइज आप अपनी मदर का, फादर का, अपनी लाइनेज, आपकी जो लाइनेज है यानी आपका डीएनए है, उसके बारे में भी आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। आपको पता है D3 चार्ट जो होता है वो सिबलिंग का होता है ना। D9 चार्ट जो होता है वो हमारे स्पाउस का है, स्पाउस के कंसिडरेशन के लिए करते हैं। ऐसे D12 चार्ट जो है ये हमारे लीनेज का है ना। तो इन सबको हमने कैसे पढ़ना है, उसमें सफरिंग्स को हमने कैसे देखना है और डेथ को कैसे देखना है। इसी के साथ साथ डेथ ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स। कई बार हमने देखा है कि एक शादी हुई, एक पार्टनर की डेथ हो गई, दूसरी शादी हुई, दूसरी भी डेथ हो गई, तीसरी शादी हुई तो तीसरी भी छोड़ के चली गई या डेथ हो गई, है ना। तो ये चीजें आप कैसे देख सकते हो कि क्या आपके जीवन में पार्टनर का सुख है या नहीं है, इन स्पाइट ऑफ कि आप बार बार शादियां कर रहे हो या उसकी शादियां हो रही हैं, कितनी शादियां उसकी हुई हैं, है ना। तो मल्टीपल पार्टनर्स की डेथ को भी हम इसमें कुंडली में बड़े आसानी से, और ऐसे सिबलिंग के बारे में भी हम देख सकते हैं, है ना। Excuse me, sir. You are muted, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आई थिंक यू आर म्यूटेड। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है। सर म्यूट तो नहीं है मगर सिग्नल ड्रॉप हुआ होगा। बट सर उधर से बोल रहे हैं लगातार। No voice, sir. सुनाई हम्म, आ रहा है साउंड? जी सर अभी जस्ट। हाँ हाँ अरे बाप रे, ये कब से हुआ? सर 1-2 मिनट हो गए सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या किसी ने इस पे काम किया, पिंडायु मेथड पे, एमसायु मेथड पे? किसने, नहीं सर, है आइडिया किसी को? नहीं सर, नहीं। नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा फिर टाइम लगने वाला है हमारे को, इसलिए मैंने इसकी ना, पहले मैंने इसको 6 दिन का डिसाइड किया था, लेकिन लास्ट बैच जो मेरा गया वो 9 दिन में कंप्लीट हुआ जाके।
ये पिंडायू मेथड और अम्सायु मेथड करने में ना हमारे को कैलकुलेशन समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो 2-3 क्लासेस एक्स्ट्रा लग गई थी। तो मैं समझता हूँ कि मैंने फिर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल चार्ट्स भी इसमें ऐड किए थे, तो इसको मैंने फिर 6 दिन के बजाय 10 दिन कर दिया है कोर्स को। 10 दिन में हम बड़े आराम से तसल्ली बख्श तरीके से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ना मुझे जल्दी है और ना आपको जल्दी होनी चाहिए, है ना। जब तक एक एक चीज आपके पूरे दिमाग में नहीं बैठ जाती है ना, और आप खुद अपने हाथ से 1-2 एग्जाम्पल चार्ट्स नहीं कर लेते हो, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें। क्योंकि मैंने तो चलो काम किया है, जब तक आप काम नहीं करोगे, आप चीजों को नहीं करना सीखोगे, तब तक फिर आपकी उस पर एक्सपर्टीज बनेगी नहीं। तो पहले ये मेरा 6 दिन का कोर्स था, है ना जी। अभी मैंने इसको 10 दिन कर दिया है, एग्जाम्पल चार्ट्स और बढ़ाए हैं इसमें। तो ये छोटा सा एक मेरा इसमें निवेदन है आपको। पहले मैंने इस कोर्स को 6 दिन में 7500 में मार्केट किया था, और जो कि हमने किया भी है, परंतु अब मैंने इसकी फीस थोड़ी सी कम कर दी है सबकी रिक्वेस्ट पे। तो एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज अमाउंट है, आप लोग अगर ये करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग, मैं आपको इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग दूंगा, जो कि लाइफ टाइम आपकी यूट्यूब वाली पर्सनल प्राइवेट यूट्यूब वीडियो होंगी, है ना। आपकी ईमेल आईडी पे के द्वारा आप उसको एक्सेस कर पाएंगे फॉर द होल लाइफ। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जितना भी कोर्स मटेरियल है मेरा विद एग्जांपल चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पीडीएफ हिंदी में और इंग्लिश बाय लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपको दूंगा। और कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेरी जो ये संस्था है कुबेर एस्ट्रो सॉल्यूशन, ये आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करेगी। इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन का भी हमने दिया हुआ है, तो ये भी आपको मिल सकती है फैसिलिटी। किसी के कोई सवाल है तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। मैं सर इसको मेरा एक सवाल था। एक सेकेंड जी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ जी बताएं जी। सर मनीषा गुप्ता बोल रही हूँ सर। हाँ जी मनीषा जी बताइए हाँ प्लीज। सर। सर जैसे कि आपने वो पार्टनर्स वाला बोला ना कि किसी की एक डेथ हो जाती है, सेकंड मैरिज होती है, सेकंड डेथ हो जाती है सर, तो ऐसा भी इसमें हम देख सकेंगे कि एक छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो गया, फिर सेकंड की शादी हुई, उसका डाइवोर्स हो गया, और या फिर डाइवोर्स के टाइम पे हेवी पेन सफरिंग हो रही है, लाइक का डेथ मीन्स अगर वो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, पकड़ा जाएगा कि जेल जाएगा। जैसे मेरे सामने एक केस स्टडीज चल रही है सर, तो बंदा बहुत सफर कर रहा है सर। हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जिस भी चार्ट को आप एनालाइज कर रहे हो, जो भी अंडर कंसिडरेशन है, जी। आपके पास कुंडली आई है, आप हम्म। उसमें केवल ये देखेंगे, ये हम्म। देख सकते हैं कि क्या इसके भाग्य में पार्टनर का सुख है या नहीं है। ठीक अगर है। आपको और ज्यादा उसमें मैरिज के ही उसमें जाना है, तो फिर आपको मैरिज का पूरा कंसिडरेशन हम्म। या तो आपको आता हो, या फिर आप मैरिज और रिलेशनशिप की क्लास है, उसमें आपको हम्म। बहुत डिटेल में चीजें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, है ना। तो जी। यहाँ पर आप केवल ये देख सकते हैं कि जिसका भी चार्ट आप देख रहे हो, क्या उसके जीवन में पार्टनर का सुख है, रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। ओके। हम्म। वो आप चीजें उसके हस्बैंड या वाइफ के भी चार्ट से एनालाइज कर सकते हो, वाइस वर्सा है वो दोनों जगह से आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ओके। एग्जांपल देता हूं मैं, किसी हम्म। फीमेल की कुंडली आई, आपने हम्म। देखा कि इसके जीवन में जो है पार्टनर का हम्म। सुख नहीं है ना, जी। इसके हस्बैंड जो है हम्म। इससे पहले जाने वाले हैं, ठीक हम्म। है। हम्म। आप उसके हस्बैंड का चार्ट देखोगे, तो वहां पर भी आपको सिम्पटम्स स्पष्ट मिलेगा। दिखाई दे जाएगा हम्म। कि हाँ, ये व्यक्ति जो है एक हेल्दी लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ टाइम में स्त्री का सुख इसके भाग्य में लिखा हुआ ओके। है ना। अब वो कब होगा, तो वो आप उसके हस्बैंड के चार्ट से भी आयु का निर्धारण करके और फाइंड आउट कर सकते हो, और लेडी के चार्ट से भी आप टेंटेटिवली महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा पकड़ सकते हो ओके। कि ये किसके लिए, इसके हस्बैंड के लिए डेडली है। ये दोनों चीजें दोनों तरफ से सिखाऊंगा मैं आपको पकड़ना, ओके। ठीक ठीक है है जी। सर। जी। हाँ जी, चंदन गोपाल कृष्णा जी बताइए। Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Sir, hats off to you for the depth of knowledge you are having. थैंक यू सो मच। I'm really blessed to learn from you, sir. I wanted to know, like, still I have not studied basic astrology. So after, like, how it will be helpful? Can I able to pick up later on with this course?
even if I enroll now? See, basic things you need to know about this, like if you have a slight knowledge of houses, Yeah. planets and Okay. significations of planets and significations of houses, है Okay. ना, then you can easily understand this terminology which I am going to explain you, है ना, Okay. इससे ज्यादा Okay. आपको नहीं जरूरत है Okay. है ना। And which जी, method of astrology you'll be इट्स using, टोटली sir, here? बेसिक, टोटली बेस्ड ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हम लोग यहाँ पे टोटली वैदिक और जेमिनी का यूज करने वाले हैं, है ना, Okay. केवल वैदिक और जेमिनी को इस्तेमाल करेंगे हम। उसके अलावा हाँ, हम देख सकते हैं, अगर आपको केपी का अगर किसी को नॉलेज है तो हम केपी से भी वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें क्या होगा ना, आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे लोग जिनको केपी नहीं आती है ना। तो Okay. बेसिकली हमने जो यूज किया है वो वैदिक किया है और जेमिनी किया है। Okay, sir. All right. Thank you. वेलकम जी। सर ऋचा थोड़ा जी, केपी को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा हमारे मैम लिए। आपको तो आती है, मुझे आती है, अब हो सकता है कई लोगों को नहीं आती होगी। तो भी ऋचा जी सर आप बताएं प्लीज। सर मैं यही पूछ रही थी, अभी आपने आंसर दे ही दिया है कि मुझे जैसे कुछ भी नहीं आता है तो क्या मैं सीख सकती हूँ इसको? पहला क्वेश्चन आपको ये है। हाउसेस के बारे में पता है? हाँ, अभी कुछ समय से मैं देख रही हूँ, मतलब वैसे देखी है वीडियोस जैसे फ्री वाली होती हैं वही वाली, अभी कोई बात सीखा नहीं, नहीं। इसमें जो भी चीज जरूरत है ना, जैसे अब नवतारा चक्र की बात कर रहे थे, एक सज्जन ने कहा कि हमने नवतारा नवतारा चक्र पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने पढ़ा भी हुआ है तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको नवतारा चक्र समझाऊं, उसके बारे में टर्मिनोलॉजी उसकी। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको साथ लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि अब एक तो बहुत ही हाई लेवल है किसी का, है ना, एस्ट्रोलॉजी में सालों साल हो गए हैं पढ़ते हुए, वो तो समझ जाएंगे एक झटके में, और बाकियों को मैं छोड़ दूंगा पीछे। तो ऐसा नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं ना, केवल आपको हाउसेस, प्लैनेट्स और राशियों के बारे में पता होना चाहिए। यदि इतना ज्ञान आपके पास है तो बाकी चीजें आपके लिए समझना डिफिकल्ट नहीं होगा। सर वो ये मैं मेरा, कर लूंगी। हाँ, तो ये मेरा वादा है आपसे, आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा, साथ लेके चलूंगा आपको। और एक चीज और है सर, क्या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होगा या फिर मतलब हमें अपने फ्री आप में ही? आता है जे हो रहा। जे ओके। हो रहा आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जे हो रहा पे हमारे पास हमें एडिक्वेट चीजें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए। D9 चाहिए, D12 चाहिए, D3 चाहिए, D60 चाहिए। D60 तो कोई पढ़ना ही नहीं आता किसी को, और ना तो वो एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट भी नहीं होता, क्योंकि 2 मिनट के वेरिएशन में, टाइम में, अगर आपके डेट बर्थ टाइम में 2 मिनट का वेरिएशन है तो D60 बदल जाएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी, है ना। हालांकि है बहुत इंपॉर्टेंट। सर आपने फीस क्या बताई थी इस कोर्स की? मैम सिर्फ 5100 रुपये। ओके सर। इससे पहले 7500 थी, उसको कम करके, और ड्यूरेशन बढ़ाया मैंने, एग्जाम्पल चार्ट्स बढ़ाए हैं इसमें, है ना। जी 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 जी। मतलब हम अगर कोशिश करेंगे तो हमें आ जाएगा ये सब जो आप हमें सिखाना अरे चाह नहीं रहे हैं? आएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा साथ। ठीक ये है, सर कब से स्टार्ट होने की इसकी संभावना है? परसों 24 तारीख को 8 से लेके और 10 बजे तक की हमारी क्लास रहेगी। 2 घंटे क्लास मैं लेता हूँ, तसल्ली से सिखाता हूँ, है ना। और जब जी। तक सबको क्लियर नहीं हो जाता हम लोग आगे नहीं मूव नहीं करते हैं इसमें। सर मन तो बहुत हो रहा है इसको सीखने का। अब मन हो रहा है तो फिर सीख लो, क्या इशू है। कोई सिखाएगा नहीं मेरे अलावा, कोई दूसरा है नहीं जिसने ये टॉपिक पे कोई बात करे, क्यों जोशी जी, हीरालाल जी। सर बिल्कुल सही बहुत दिन सर, से मैं बिल्कुल चाह सही रही थी सर। ये वाला मैं कोर्स। तो कम से कम आप तो जानते हैं मैं कितनी जगह पे कितने गुरुओं से मैं सीखा हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट तो किसी के पास नहीं सीखा, ना ही किताबों में उसका ज्यादा विवरण है सर। मैं इसके लिए 20,000 रुपए की किताबें खरीद के लाया था, आपको बताऊं। हो सकता है सर, बिल्कुल और इसमें मैंने आप दिन आश्चर्य रात की बात नहीं सर, बिल्कुल आप लिए लिए ये, होंगे। ये हमारे पांडे जी किताब बैठे हैं, सुमित जी, सुमित जी सामने आइए जरा। ये मेरे आप रिसर्च के जो मेरी यात्रा थी रिसर्च की, जब मैं कर रहा था इसमें, रात रात भर बैठ के मैं रिसर्च करता था, तो पांडे जी बड़े हैरान होते थे कि राकेश जी आप कैसे कर पाते हो। मेरे साथ समस्या ये है कि मेरा छोटा बेटा है 6 साल का, है ना, वो मेरे को दिन में छोड़ता नहीं है। अब रात को उसको सुलाने के बाद मैं पढ़ने बैठता हूँ तो सारी रात पढ़ता हूँ, और बिल्कुल रात रात भर बैठ के किताबों में से, ग्रंथों में से सारी चीजें निकाल निकाल के उसको टेस्टिफाई करके थोड़ी सी मेहनत की है, तो फल मिला है, भगवान ने दिया है फल। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसका लाभ उठाएं। क्यों पांडे जी? बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छा है राकेश जी, आपका कोर्स मैंने किया लास्ट टाइम। हाँ, आप तो करके आए हो भी मिश्रा हाँ, मेहता जी। बहुत ही अच्छा है कोर्स। तो अब आपको डर लगता है लॉन्जिविटी से, या किसी की नॉन। सफरिंग देख सकते हो आप आसानी से? हाँ हाँ।
सर तो मेरा अभी, भी एक सवाल था। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मधु। जी मधु जी, प्लीज। सर अभी जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तो मैं बेसिक कर रही हूँ ऑलरेडी। तो हम्म। मतलब वो अभी स्टार्ट ही हुआ है वो भी। तो ये आपका दोबारा भी रिपीट होगा कभी कोर्स की मैं नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लूँ, क्या वो ऑप्शन है? नेक्स्ट के बारे में मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मेरा अगला जो बैच है ना, अगला कोर्स मेरा एक्सक्लूसिवली वेल्थ के ऊपर तैयार हो चुका है। और मैं ओ, कोशिश करूंगा कि अगला मैं बैच, क्योंकि सबकी डिमांड है, पैसा सबको चाहिए, है ना। आपके पास भी जो आते होंगे एस्ट्रोलॉजर के पास भी मोस्टली लोग, दुखी लोग आते हैं, वो पैसे के लिए दुखी रहते हैं। सर सबसे पहले तो मुझे ही चाहिए। है ना, सबसे पहले सबको तो मुझे चाहिए ही चाहिए। पैसा। तो सही इसलिए बात है। मैंने कोर्स ही बना दिया उसके ऊपर, वेल्थ के ऊपर। सर एक्चुअली और मेरा एक इशू और है, जैसे आपने 8 से 10 बताया। मैं हाँ जी। ये तो आज डेमो पता नहीं कैसे लगा रही हूँ, मैं कभी भी लाइव नहीं लगा पाती हूँ, तो आप इसको हम नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग आ जाया करेगी ना, नेक्स्ट डे में साथ साथ सेम सीख नाइट पाऊँ। पे मेरी टीम जो है, आपको जैसे आज 10 बजे कंप्लीट हुई है, तो 12 बजे तक आपको एग्जीक्यूट कर देती है। आपको रिकॉर्डिंग 12 बजे रात को मिल जाती है, क्योंकि क्योंकि मैंने मैं आज सोचता हूँ तक कि जो कुछ भी सीखा है कुछ सब मेरे जैसे रिकॉर्डिंग उल्लू से भी हैं जो सीखा रात है। को पढ़ते होंगे। तो मैं कहता हूँ उनका रात खराब नहीं जानी चाहिए, रात को पढ़े वो, है ना। और रिसर्च तो रात को ही होती है, मैंने ये पाया अपनी लाइफ में। सर दिन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है, बहुत बिकॉज वी आर ज्यादा हाउस होता है। वाइफ्स ना, तो दिन में काम ही नहीं हो सकता, मैं लाइव तो लगा ही नहीं सकती, डिनर टाइम होता है जिससे। नहीं, 12 बजे तो तक आपको जो है इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाया करेंगी, हाँ, है लेकिन ना। फिर डाउट होगा तो वो हम कैसे पूछेंगे, वो क्योंकि आप लाइव में। नेक्स्ट डे क्लास में आप आ सकते हो, या जो ग्रुप हम बनाएंगे, वो ग्रुप मेरा हमेशा ओपन रहता है, कभी भी ग्रुप हम लोग खत्म नहीं करते। आप ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, या नेक्स्ट डे क्लास में आके बिफोर क्लास आप अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। वैसे तो मैं कुछ छोड़ता हो ही नहीं यार, आपको सही बताऊं सिंसियरली। सर एक चीज और थी, जैसे आप एग्जाम्पल चार्ट्स देंगे तो उसमें आप होमवर्क वगैरह भी देंगे हमें, कि भी एक केस स्टडी आपको दिया है कि आपने करना है खुद। नहीं मधु जी, मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, मैं बर्डन नहीं डालूंगा आपके ऊपर, है ना। सब बर्डन नहीं डलेगा तो हम सीखेंगे कैसे? वो जब तक देखो, वो। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। मैं आपको तभी यहाँ कह रही करा हूँ कि सकता हूँ, आप। क्लास में प्रैक्टिस करा सकता हूँ मैं आपसे, लेकिन जी। क्लास के बाद आप अपने हो, आपकी जिंदगी अपनी है, आपने जहाँ जाना आप जाओ, है ना। जी। और करोगे तो पाओगे, मेहनत करोगे जैसे मैंने मेहनत की है, तो आज मैं कुछ हासिल किया है ना, कुछ दिया है, जी। जी। प्रभु ने कृपा की है। तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं आप पे बर्डन डाल के, प्रेशर डाल के मैं आपसे कुछ नहीं करा सकता। और उल्टा होगा पता क्या, उससे लोग ना ज्यादातर इरिटेट हो जाएंगे कि यार क्या है ये, होमवर्क दे दिया है ना। कईयों के पास टाइम होता है, कईयों के पास नहीं होता है। तो आप करना जी। चाहते हो आप करो, बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी है। आप अगर ग्रुप में डिस्कशन करना चाहते हो, तो अब मेरा पिछला ग्रुप है, उसमें 2 या 3 लोग हैं जो एक्टिव एक्टिव हैं, जो कंटिन्यूअसली उसमें वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। पहले तो मैं देखता हूँ कि यार कोई जवाब दे दे इसका, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब आप खुद फाइंड आउट करो, बिकॉज कि आप अगर अपने दिमाग को जोड़ने डालोगे ना, तो आप सीख नहीं पाओगे। फिर जब आप देखता हूँ कि बिल्कुल नहीं, इसमें अब कुछ नहीं हो पा रहा, तो फिर मैं इंटरवीन करता हूँ उसमें, फिर मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। तो ऐसे पता लग जाता है कि सीरियसली कौन काम कर रहा है उन चीजों पे, है ना, और कौन नहीं कर रहा। सर इसमें रेमेडीज भी बताएंगे आप? यार मौत आई है ना, तो कोई रेमेडी काम नहीं करती, मैं वही याद पूछ रखना। रही थी कि जो डेथ का, अगर आप कह रहे हो कि निश्चित है, तो उसमें तो रेमेडी काम ही नहीं करेगी ना। और डेथ लाइक सफरिंग में भी कोई रेमेडी नहीं है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने बहुत पूजा पाठ कराई है, महामृत्युंजय जप, है ना, और बहुत कुछ जी। करवाया है। लेकिन क्या होता है, इनसे केवल आदमी को उस दुख को झेलने की क्षमता मिल जाती है, दुख कम नहीं जैसे इस होते। समय मेरी केतु की महादशा चली है, तो मुझे कई लोग बता रहे हैं जी महामृत्युंजय करा लो, ये करा लो, 7 साल आपके खराब जाएंगे, अभी शुरू ही हुई है। तो क्या इन सब से फायदा होता है? हाँ देखो, बारिश में छाते छाता कुछ तो काम करता है ना, जी। कुछ तो करता है ना। रेनकोट डाल लोगे और थोड़ा बचाव हो जाएगा। पर बारिश तो होगी ना। बारिश तो उतनी इंटेंसिटी से होगी, उसको नहीं रोक सकते आप। जी। जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप उसको कितना झेल पाते हो, ये आपकी अपनी उस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पावर पे। और जी। ये जो जी। जितने भी उपाय हैं, पूजा पाठ हैं, ये हमारे को स्ट्रेंथन करते हैं, हमारे आने वाले जीवन में कष्टों को झेलने की क्षमता देते हैं। योग्य गुरु भी यही काम करते हैं। कोई भी गुरु आपका भाग्य नहीं बदल सकता, ना बदलता है। बदल सकता है लेकिन बदलता नहीं है कोई भी। परंतु वो आपको क्षमता, आपको हिम्मत,
आपको तसल्ली देता रहता है कि नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, बेटा ठीक हो जाएगा, कोई नहीं बेटा बस ये 6 महीने है, कोई नहीं बेटा 2 महीने और काट ले, है ना। करते करते फिर आपका बुरा समय वो कटवा देते हैं, फिर आपका हैप्पी पीरियड शुरू हो जाता है। तो आप सर ये रेमेडी 10 दे डेज सकते हो। कंसेक्यूटिव होगा कि संडे को? कंसेक्यूटिव जी, कंसेक्यूटिव, बिल्कुल कंसेक्यूटिव। ओके सर। ताबड़तोड़ चलेंगे तभी कुछ सीखेंगे, कहीं पहुंचेंगे। अगर बीच में गैप दे दिया तो एक तो इंटरेस्ट लैप्स हो जाता है, फिर हमने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था वो भी हम भूल जाते हैं, है जी ना। सर, तो थैंक मैं यू। चाहता नहीं हूं कि आप कुछ भूलो। जी सर। हाँ जी, ये 829548471722 प्लीज। हाँ जी सर, जी नमस्कार। जी, नमस्कार जी। सर, एक तो आपको मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने इतना ब्यूटीफुल टॉपिक, जिसके लिए हमारे को बहुत इंतज़ार थी, आपने हमारे लिए किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, मेरा एक शुक्रिया। सवाल है छोटा सा। जी ये है कि हम ये मतलब कि प्रोडिक्शन के मामले में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ एंड डेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। तो वहाँ पे हमारी एश्योरिटी कितने परसेंट रहती है? लाइक आपने तो रिसर्च किया है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि पीछे मैं सबके सवाल जवाब सुन रहा था, इसलिए मेरा ये सवाल आया। दोस्त, अगर 50 कुंडलियों पे काम कर लोगे ना, नाम क्या है आपका? हाँ जी सर, मेरा नाम संजय है। संजय जी, अगर आप, मेरा वादा है आपसे कि आपने यदि 50 कुंडलियां इकट्ठी की, हम्म। इंटरनेट की कुंडलियों की बात नहीं करता मैं, इंटरनेट से कुंडलियां जो आप हम्म। लोगे वो बेकार है सब उनके। हम्म। आवाज कट गई सर आपकी। हेलो, पता आवाज ब्रेक हो गई सर। वो क्या राज। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे 50 चार्ट भी इकट्ठे कर लोगे ना, और उन पे काम कर लोगे, हम्म। जो जो सूत्र मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, तो सर हम्म। आप डेट भी पकड़ लोगे। लेकिन पकड़ हम्म। तो लोगे, आपको प्रिडिक्शन नहीं देनी किसी को, किसी को हम्म। बताना नहीं है। ये पहली शर्त है। ठीक है। पता क्या है ठीक है। कि ठीक है। इससे क्या होगा कि सामने वाले के मन में आप पहले से मौत का भय उत्पन्न कर दोगे। हम्म। सब लोग इतने बिल्कुल ठीक बात सॉलिड है। सॉलिड हार्टेड नहीं होते, है ना। हम्म। डरते हैं लोग, बिल्कुल ठीक मृत्यु बात से है। डरते हैं, मौत नाम ही ऐसा बिल्कुल। खतरनाक है कि लोगों को पहले ही हवा टाइट हो जाती है सही बात है। है ना। सही तो बात है, बिल्कुल आप सही अगर किसी को बात है। बताते हो और उसके बाद वो हम्म। मरेगा, तो तभी जब उसकी डेट आपने निकाल ली है, ये तो पक्का बिल्कुल कंफर्म है। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले वो बिल्कुल रोज मरेगा, बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल सही उसका बात जो दोष लगेगा ना वो आपको लगेगा। याद रखना मेरी है। बात, हाँ ठीक बिकॉज बात है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड या अपोजिट रिएक्शन। या बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो आपको बहुत किसी को बढ़िया बात। डराना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना। हम्म। केवल आपको समय दिख रहा है कि समय खराब है, तो आप उसको केवल हम्म। और केवल ऐसा सुझाव दे सकते हो कि जिससे प्रभु उसको क्षमता दे, शक्ति दे, उस दुख से लड़ने की, हम्म। उस पीड़ा से लड़ने की। ठीक बात है। इंडिकेशन ठीक भी नहीं बात है। देना कि यार तेरा तो 6 में यार, ऐसा इंडिकेशन भी नहीं देना समझ गया उसको, मैं। है ना। उसको ये कहना है यार ये समझ सही गया, हो समझ जाएगा गया। यार, क्या दिक्कत है, मतलब एक पॉजिटिविटी बना के रखनी है। हम्म। परंतु अंदर खाते में आपको ठीक पता बात है है। आप बच जाते हो कोई भी रॉन्ग प्रिडिक्शन करने से, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल हेलो ठीक सर। बात है। हेलो। ठीक है सर। हाँ जी मैम। हाँ, मैं मित्तल कामदार बोल रही हूँ। हाँ जी, प्लीज बताइए। सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो इसमें अपन बीमारी जो आती है उसका भी ध्यान, वो अपने को पता चलता है ये कोर्स में? बिल्कुल पता चलता है जी, बीमारी आ रही है, कर्जा आ रहा है, शत्रु आ रहा है, किस तरीके की उसको सफरिंग आने वाली है, बिल्कुल पता लगेगा आपको। तो ये इसमें कवर हो जाएगा ये कोर्स में सर? बिल्कुल कवर होगा जी, सब कुछ कवर होगा। 10 दिन में हम यहाँ पे ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं डिटेल में, एक एक टॉपिक को पकड़ के हम और छोड़ने वाले उसमें नहीं हैं। सर किसी के पास बर्थ टाइम या कुछ बराबर नहीं है, तो उस पे क्या कर सकते, कि उस पे नहीं काम कर सकते फिर? क्यों, आप बीटीआर करो ना, बीटीआर सीखो। बीटीआर भी तो दिया हमारे को पराशर ऋषि जी ने, ओके। हाँ, और ओके ओके सर। कृष्णमूर्ति जी ने बीटीआर सिखाया है यार। क्यों सिखाया? वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन प्रिंसिपल है, उसको आप काम करो, यूज करो उसको। पहले सामने वाला टाइम ठीक करो। आपको अगर अपनी प्रिडिक्शन में सटीकता चाहिए, तो आप पहले बीटीआर करो कुंडली पे, वॉलंटरी ओके करो। सर। सामने वाला पैसा नहीं देता ना दे, आपकी प्रैक्टिस तो होगी, यस सर। है ना। और बताएं। हाँ जी, रेनू जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, बड़े सारे लोगों का डेट उनको नहीं पता होता ना, जैसे एज लोग हैं, डेट टाइम वगैरह, तो किसी को हेल्थ इशू चल रहा है, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे?
हम उसके किसी भी रिलेटिव का डेट वो उठा लेंगे, बर्थ चार्ट। तो उसमें क्या देखेंगे? जैसे मान लो बच्चे का कोई बेटा या बेटी का उठा लिया हमने। मैं कह रहा हूँ बेटे का ना हो, पोते का हो, पोती का हो, नाती का हो, है ना। जी। नाना नाना के बारे में देखना है तो उसके नातिन का उठा लो, वहां से दिखा दूंगा आपको। वो सिखाएंगे आप? बिल्कुल सिखाऊंगा। मैं अभी क्या बता रहा था, ये तो बता रहा था कि जिसका बर्थ चार्ट नहीं है आप कैसे देख सकते हो अच्छा बुरा समय। हाँ, अच्छा तो ये। आप उसकी लॉन्जिविटी चेक नहीं कर सकते, परंतु हाँ। उसका समय अच्छा है या बुरा है या कितना डेडली है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी रिलेटिव के चार्ट से। ये आप कर अच्छा वो सकते समय, समय का तो मैं देख लेती हूँ, पता चल जाता है मुझे। हो। मतलब अब पर्टिकुलर वही जो आप बता रहे हैं ना कि डेथ का, या वो मुझे मतलब था जानने का। पता लग जाता है। मैं अच्छा इसका जैसे आपको आपको लाइव मेरी एग्जांपल देता फैमिली हूँ। में मेरे फादर बीमार है ना, तो मेरे अपने चार्ट से एनालाइज किया हुआ है। मेरी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है अकॉर्डिंग टू वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो आप कि केवल अपने थोड़ा पिताजी का नहीं, अपने चार्ट से अपने ससुर का भी पता कर सकते हो। अच्छा। हाँ जी, और तो किसी इसमें देख रिलेशन का। सकते हैं बिल्कुल देख कितनी सकते देर हो। हेल्थ चलेगी, ठीक होगी बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये दशाएं मारक हैं या केवल बाधक हैं, केवल बाधा उत्पन्न करेंगी या मारक हैं, मार के जाएंगी, वो भी पता कर सकते हो आप। तो सर ये नेक्स्ट बैच की इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप में आएगी, अगर मान लो इस देखिए मेरा बैच इससे, में अगर हाँ, नहीं कर इससे पाए? नेक्स्ट बैच मेरा मैं बताता हूँ, वेल्थ के ऊपर मेरा कोर्स डिजाइन हो चुका है, मैं उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा। और नेक्स्ट ये बैच कब आएगा मेरा, आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एट द मोमेंट। नहीं, जब है भी ना, आएगा इंफॉर्मेशन आएगी ना ग्रुप में? डेफिनेटली डेफिनेटली आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो अभी ठीक क्या है। प्रॉब्लम है आपको, अभी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। अभी थोड़ा मेरे चक्कर शक्कर ज्यादा लग रहे हैं वो फादर की वजह से, तो वो बाकी क्लासेस भी चल रही हैं तो मैं वो भी नहीं कर पा रही। कोई वो नहीं, आप थोड़ा देख इशू चल लीजिए, रहा है। आप जब आना चाहें मोस्ट वेलकम। है ना, ये मेरा नंबर है ठीक। आपके पास, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं। है ना। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। और किसी का कोई सवाल है जी। हाँ पांडे जी, म्यूट हैं आप, म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। आ रही है आवाज? नहीं आ रही? हाँ जी अब आ रही है, बताइए कैसे हैं आप। बढ़िया। सब ये जो चर्चा हो रही कि कैसे अपन मतलब कि अपनी कुंडली देख के माता या पिता का मृत्यु के बारे में जान सकते हैं। तो आपने तो मेरी माँ की मृत्यु के बारे में बताया था कुछ दिन पहले, आपने बिल्कुल सटीक उतरा था। वही तो, अब वो चीजें जब हाँ पढ़ेंगे तो मेरी समझेंगे ना। हाँ जब मेरी जब कुंडली देख के, हाँ मेरी कुंडली देख के आपने जो समय दिया था 2 फरवरी का, जी जी जी, ये 4 फरवरी का, तो 2 फरवरी को मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी। तो ये प्रैक्टिस पे है ना इससे जी अब। बढ़िया, हाँ इससे बढ़िया प्रोडिक्शन तो मेरे विचार से तो अच्छे बड़े लोग नहीं कर पाते, खासकर उम्र के ऊपर, एज के ऊपर। सही बात है। लोग बसते फिरते कहना चाहिए इससे। प्रैक्टिस नहीं करते यार लोग, मैं बताऊं ना, मेहनत नहीं हाँ करते, हाँ, मेहनत। ये क्या है, डेथ के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जो आपका वो तरीका जो है पिंडायु और अंशायु साधन वगैरह करने का, जो गणित गणितीय प्रक्रिया को भी आपने छोड़ा नहीं कहीं आपने, उसको भी वो विधिवत आपने कवर किया। इसी कारण बकायदा डेट भी निकल रही उसमें, और तारीखें भी निकल रही, महीने भी निकल रहे। बिल्कुल निकलती है जी। आप, मैंने कहा ना 50 कुंडलियों पे काम कर लो, हाँ हाँ, आप खुद एक्सपर्ट मेहनत बन करनी जाओगे। पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुद मेहनत करनी दुनिया पड़ेगी आपको इंसान जानने को। लगेगी, डेथ और हाँ सफरिंग हाँ, के लिए सीधे कुंडली बिल्कुल लेके बिल्कुल। भागे आएंगे आपके पास। और वो है ना, एक, हाँ, और एक ज्योतिषी की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी तो यही है कि वो किसी की व्यक्ति के बारे में पटिशन करने के पहले उसकी एज तो देख ले वो, सही बात है। कि उसकी उम्र कितनी है, नहीं तो पता चला पूरी कहानी लिख दी और बीच में ही बंदा चल बसा। यही तो गलती करते हैं ना यार हम लोग, हमें पढ़ाया नहीं जाता जब। हाँ, बच्चे के बारे में जो फलादेश लिखते हैं ज्योतिषी लोग, तो सबसे पहले आयु के बारे में तो विचार अत्यंत जरूरी है। शास्त्रों में भी लिखा है, किताबों में ही हम्म, लिखा है। ये पढ़ाया किसने बताओ मुझे, कोई पढ़ा रहा है आज के टाइम में। आप 1 लाख नहीं का नहीं, कोर्स कर लो। इस विषय को है ना, नहीं, दिक्कत ये है ना कि इसलिए नहीं पढ़ाते कि भाई इसमें सब सामने घटित होना। जो व्यक्ति जाएगा संसार से तो समझ जाता कि हाँ वो चला गया। बाकी तो ऐसा सब कुछ घटनाएं होती होती रहती, कोई दिक्कत नहीं रहती।